गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अपकृत विधि के टॉपिक ज्वाइंट टॉर्ट फीचर्स संयुक्त अपकृतकर्ता का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, संयुक्त अपकृतकर्ता की बात करें तो पहले हमें अपकृत को समझना जरूरी है। हमने पूर्व में अपकृत विधि में पढ़ा कि अपकृत क्या है। अपकृत की बात करें तो यह एक सिविल रॉन्ग है, सिविल दोष है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने कानूनी कर्तव्यों का, विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों का वोलेशन हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। तो इस तरह से दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट्स का वोलेशन करने वाला व्यक्ति अपकृतकर्ता कहा जाता है। और इसकी रिमेडी की बात करूं तो पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाना। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे संयुक्त अपकृतकर्ता की। यहाँ पर अपकृत करने वाले एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, संयुक्त रूप से होते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अपकृत करते हैं तो वे संयुक्त अपकृतकर्ता माने जाते हैं। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य, अपकृतपूर्ण कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, राय देते हैं, सहायता करते हैं, या एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वे संयुक्त अपकृतकर्ता माने जाते हैं। जैसे ए और बी मिलकर यदि सी की मानहानि करें तो ए और बी दोनों संयुक्त अपकृतकर्ता माने जाएंगे। किंतु ए सी की मानहानि करता है और बाद में बी भी सी की मानहानि करता है तो ये दोनों संयुक्त अपकृतकर्ता नहीं माने जाएंगे, बल्कि स्वतंत्र अपकृतकर्ता माने जाएंगे। कोर्स का एक मामला है जिसमें संयुक्त अपकृतकर्ता के बारे में बताया है कि वे व्यक्ति संयुक्त अपकृतकर्ता कहे जाएंगे जिनका अपकृत करने में पृथक पृथक हिस्सा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया जाता है या होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे दो वाहनों के चालकों की उपेक्षा के कारण उनमें टकराव हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और दो वाहनों की एक्सीडेंट होने की वजह से एक तीसरा व्यक्ति घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहाँ पर दोनों वाहन चालकों का सामान्य उद्देश्य नहीं है, न ही उन्होंने कोई इस तरह से प्लान किया, तो ऐसी स्थिति में वे दोनों स्वतंत्र अपकृतकर्ता माने जाएंगे, ना कि संयुक्त अपकृतकर्ता। यहाँ पर प्रश्न ये अराइज होता है कि संयुक्त दायित्व की परिस्थितियां कब उत्पन्न होती है। ये मुख्यतः तीन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, जिसमें नंबर एक है एजेंसी अभिकरण के माध्यम से, नंबर दो प्रातिनिधिक दायित्व के माध्यम से। प्रातिनिधिक दायित्व की बात करें तो देखिए, सामान्यतः नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा किए गए कार्य के लिए लायबल होता है, उत्तरदायी होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसे ही हम प्रातिनिधिक दायित्व कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे स्वामी और सेवक का संबंध भी माना जाता है। तीसरी जो अवस्था है जिसके अंतर्गत संयुक्त दायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें संयुक्त दायित्व की बात है कि जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं तो कार्य कैसा है, अपकृतपूर्ण कार्य है, क्षतिग्रस्त कार्य है, तो ये सभी नुकसानी के लिए दायी होंगे। अब हम बात करें
कि संयुक्त अपकर्तकर्ता और स्वतंत्र अपकर्तकर्ता में क्या अंतर है। देखिए, संयुक्त अपकर्तकर्ता में जो वाद हेतुक है, कॉज ऑफ एक्शन है, वो एक ही होता है। लेकिन स्वतंत्र अपकर्तकर्ता में वाद हेतुक उतने हो सकते हैं जितने की अपकर्तकर्ता हैं। तो एक से अधिक व्यक्ति हैं स्वतंत्र रूप से अपकृत किए हैं तो उतने ही वाद हेतुक हो सकते हैं, लेकिन संयुक्त में एक ही होता है। नंबर 2, संयुक्त अपकृतकर्ता में एक अपकृतकर्ता की अपने दायित्व से विमुक्ति हो जाने पर अन्य अपकृतकर्ता भी अपने दायित्व से विमुक्त हो जाते हैं, जब तक कि उनके बीच इसके लिए कोई विपरीत करार न हो। लेकिन स्वतंत्र अपकृतकर्ता के अंतर्गत एक अपकृतकर्ता के अपने दायित्व से विमुक्त होने पर दूसरा अपकृतकर्ता अपने दायित्व से विमुक्त नहीं होता, वो लायबल बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त अपकृतकर्ता के दायित्व की प्रकृति क्या है। जब कोई अपकृतपूर्ण कार्य एक से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं तो उनकी लायबिलिटी संयुक्त रूप से होगी या पृथक पृथक होगी। जब कोई अपकृतपूर्ण कार्य संयुक्त अपकृतकर्ताओं के द्वारा या एक से अधिक अपकृतकर्ताओं के द्वारा किया जाता है तो वे संयुक्त और पृथक उत्तरदायी होंगे। क्षतिग्रस्त व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति उन संयुक्त अपकृतकर्ताओं में से किसी एक से या एक से अधिक से या सभी से नुकसानी की पूरी धनराशि प्राप्त कर सकता है। लेकिन वापस उन्हें एक प्रश्न अराइज होता है कि जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति संयुक्त अपकृतकर्ताओं के मामले में किसी एक व्यक्ति से, एक अपकृतकर्ता से पूरी धनराशि वसूल कर लेता है, तो क्या वह अपने सह अपकृतकर्ताओं, जो उसके साथी हैं, जिन्होंने उसके साथ मिलकर संयुक्त अपकृत किया, उनसे उस धनराशि का जो कि उसने पीड़ित व्यक्ति को दी है परस्पर अंशदान करवा सकता है? तो इसके संबंध में मेरीवेदर बनाम निक्सन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं में जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति किसी एक अपकृतकर्ता से पूरी धनराशि वसूल कर लेता है तो वह अपकृतकर्ता अपने साथी या सह अपकृतकर्ताओं से उस धनराशि का परस्पर विभाजन, अंशदान नहीं करवा सकता। लेकिन इस मेरीवेदर बनाम निक्सन के जो नियम हैं, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया इस मामले में, उसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे मतलब मेरीवेदर बनाम निक्सन का मामला कुछ परिस्थितियों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वो लागू नहीं होंगे। जैसे नेग्लिजेंसी अर्थात असावधानी या उपेक्षा के मामले में, नो संघर्ष के मामलों में, कंपनी के निदेशकों अथवा संपर्कों, प्रमोटर्स के बीच विभाजन के मामले में मेरीवेदर बनाम निक्सन के मामले में जो नियम प्रतिपादित किया गया वो लागू नहीं होगा। और साथ ही नुकसानी के उन मामलों में भी जिनमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो जो स्वतः अवैध नहीं है किंतु किसी अधिकार को स्थापित करने के लिए है। और अंतिम उन मामलों में जिनमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो विधि द्वारा मान्य नहीं है किंतु उससे कानून भंग नहीं होता। तो इन 5 प्रकार की परिस्थितियों में मेरीवेदर बनाम निक्सन के मामले में जो नियम प्रतिपादित किया गया वह लागू नहीं होगा। लेकिन मेरीवेदर बनाम निक्सन के मामले में जो निर्णय आया, जो नियम बनाया गया, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उसकी इंग्लैंड में काफ़ी कठोर तीव्र आलोचना की गई। और उसके बाद इंग्लैंड में विधि सुधार अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसके द्वारा मेरीवेदर बनाम निक्सन के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की धारा 6 के सबसेक्शन 1 के खंड सी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया
कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं में से किसी एक से यदि क्षतिग्रस्त व्यक्ति पूरी धनराशि वसूल कर लेता है तो वह अपने सह अपकृतकर्ताओं से उस धनराशि का अंशदान करवा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि क्या मेरीवेदर बनाम निक्सन के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत भारत में लागू होगा। देखिए, भारत में इंग्लैंड के विधि सुधार अधिनियम 1935 अथवा व्यावहारिक दायित्व अंशदान अधिनियम 1978 जैसा कोई अधिनियम नहीं है, और मेरीवेदर बनाम निक्सन का नियम इस समय भारत में लागू होता है, लेकिन इसके संबंध में अलग अलग हाईकोर्ट्स के अलग अलग मत है। कुछ हाईकोर्ट्स का मत है कि मेरीवेदर बनाम निक्सन के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत नियम भारत में लागू होते हैं। कुछ हाईकोर्ट्स कहते हैं कि लागू नहीं होते। जैसे धरणीधर बनाम चंद्रशेखर का एक मामला है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मेरीवेदर बनाम निक्सन के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत भारत में लागू नहीं होगा। ऐसा ही मत नागपुर और कलकत्ता हाईकोर्ट का भी यही है, अर्थात कलकत्ता और नागपुर हाईकोर्ट का भी यही मत है कि मेरीवेदर बनाम निक्सन के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत भारत में लागू नहीं होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आज हमने जॉइंट टॉर्ट फीचर्स अर्थात संयुक्त अपकृतकर्ता के बारे में चर्चा की, अध्ययन किया। मेरे विचार से ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। इसको आप बार बार सुने, समझें, आवश्यक हो तो नोट कर लें। अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।